मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में करीब 30 प्रस्ताव सामने आए। तो इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिससे आम जन को फायदा होगा। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम धामी के सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। अगला मत ये नागरिक उड्डयन विभाग का था। ये हरिद्वार के सिडकुल में एक हेलीपोर्ट बनाने की आपकी स्कीम है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की, और इसमें उनके द्वारा सिडकुल में ज़मीन चाहिए गई थी। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया। अगला मद हमारा ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक यूके स्पाइस सोसाइटी का गठन पूर्व में किया गया था। वहाँ पर 17 पद की आज स्वीकृति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा की। यूके स्पाइस उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज धामी कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वहीं तबीयत खराब के चलते कैबिनेट मंत्री बीच में ही बैठक को छोड़कर वापस लौट गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को निजी कार से दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। करीब 1 घंटे बाद हालत में सुधार होने पर वन मंत्री उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर उत्तराखंड में मौजूद एकल महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर सरकार एक बड़ी योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके संबंध में विधानसभा में कैबिनेट के उप समिति की बैठक में योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई बैठक में महिला बाल विकास सचिव चंद्रेश यादव और निर्देशक प्रशांत आर्य मौजूद रहे। योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की एकल महिलाएं यानी कि सिंगल वुमन लाभान्वित होंगी। योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की स्थायी निवासी 21 से 50 वर्ष तक की विधवा, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक की पीड़ित महिला के अलावा वो एकल महिलाएं जिनके बच्चे अविवाहित या फिर अवयस्क होंगे, उन्हें लाभ मिलेगा। तो शुरुआत में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 1 साल के लिए लॉन्च की जाएगी। इस दौरान सरकार इस योजना पर 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए और उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे कि उप समिति बनी है। सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में हो। उधर रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वो वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया, ये बोलकर कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है। तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इंकार कर रहा है। अब वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मसले की सूचना तत्काल उद्यान विभाग को दे दी है। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारी इस प्रकार की किसी भी सूचना से साफ इंकार कर रहे हैं। उद्यान विभाग का कहना है कि ना तो उन्होंने किसी को आम के पेड़ काटने की अनुमति दी है और ना ही किसी व्यक्ति या विभाग ने ऐसी किसी घटना की जानकारी दी है।
वहीं वन विभाग और उद्यान विभाग की इस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मलिन बस्ती के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मलिन बस्तियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना धरने पर बैठ गए। सूर्यकांत धस्माना ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग यहां पर रखी है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो मलिन बस्ती के मुद्दे पर देहरादून में सियासत गरमाई हुई है। धरने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बैठे हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग सूर्यकांत धस्माना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धरने पर बैठे हैं और लगातार मलिन बस्तियों के रहवासियों को मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं। मलिन बस्तियों को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। धरने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना है। सूर्यकांत धस्माना मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, यानी यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो कानून को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए इस कानून को लाकर अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रही है, जबकि यूसीसी कानून की जानकारी सरकार को जनता के साथ साझा करनी चाहिए। गोदियाल ने कहा कि कानून लागू होने के बाद इस कानून के बारे में कांग्रेस अपने विचार रखेगी, लेकिन सरकार को बेरोजगारी, महंगाई रोकने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यूथ कांग्रेस के ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार इसको। तो उत्तराखंड में लव जिहाद और थूक जिहाद को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ये सब मामले जो सामने आ रहे हैं ये खुद बीजेपी के ही लोग करवा रहे हैं। जो भी खाने में थूकने के मामले हैं वो सभी बीजेपी के एजेंट कर रहे हैं। इन सब के बीच में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का अभियान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस जो कुछ कह रही है और जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। वहीं विनोद चमोली के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विनोद चमोली आज जिस विधानसभा से विधायक बने हैं उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। ऐसे में विनोद चमोली को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
शर्मनाक वक्तव्य है विनोद चमोली जी का, और मुझे लगता है कि उनकी विधानसभा के लोगों को इसका अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए। ना शुक्रे होते हैं विनोद चमोली जैसे लोग, क्योंकि अगर पूरे देहरादून की विधानसभाओं में देखा जाए तो विनोद चमोली जिस विधानसभा को का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। यानी कि आज अगर वो विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने विधानसभा के उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने इनके लिए वोट किया होगा। और आप जिस तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखती है। इसमें कहने और सुनने के लिए कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम तो खुद कहते हैं कि हम इंसानियत को तरजीह देते हैं, हम धर्मवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद में नहीं पड़ते। बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य है विनोद चमोली जी का, और मुझे लगता है कि उनकी विधानसभा के लोगों को इसका अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए। ना शुक्रे होते हैं विनोद चमोली जैसे लोग, क्योंकि अगर पूरे देहरादून की विधानसभाओं में देखा जाए तो विनोद चमोली जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। यानी कि आज अगर वो विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने विधानसभा के उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने इनके लिए वोट किया होगा। और आप जिस तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी तो तो जिलाधिकारी समीन बंसल ने मसूरी पहुंचकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेशों का असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि मसूरी में बंद पड़ी लोकल बस सर्विस को शुरू किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। शटल सेवा को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से लगातार बातचीत का दौर जारी है। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट में भूमि विवाद को लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता की गई और शीघ्र ही जांच कर मसला सुलझाने की बात कही गई है। मसूरी माल रोड को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं शहर के मशहूर कैमल्स बैक रोड की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। गांधी चौक पर यातायात को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त होती दिख रही हैं, वहीं अधिकारियों और जनता के बीच सीधा संवाद होता भी नजर आ रहा है। डीएम सर के निर्देशानुसार जो समस्याएं हमारे जन सुनवाई में आई थी, जैसे कि गाड़ियों का यहाँ पर अनटाइमली चलना, लाइब्रेरी चौक पर हमारे ट्रैफिक को ठीक से मूवमेंट उसका कराना, ट्रैफिक लाइट का लगना और प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, टॉयलेट्स को थोड़ा अपग्रेड करना, तो इस प्रकार की सभी फेसेस पे हमारे काम हो रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सर, शटल सेवा पे भी बैठक हुई है, शटल सेवा कब तक लागू होगी? ये भी हम लोग देखेंगे कि इस सीज़न में हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा देखने के लिए, और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, जल्द ही आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो मसूरी है इसमें ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी हेवी रहता है, और इसमें स्पेशली अगर रोड्स पे काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं लोगों की, टूरिस्ट की सुविधा के अनुसार ही करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपको काम करने देखने को मिलेगा और इसको भी प्राथमिकता से लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टूरिस्ट को भी सुविधा हो, जो यहाँ का आम जनता है उसको भी सुविधा हो, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए इस पर कार्रवाई की। उधर जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में औचक निरीक्षण किया। यहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों से बातचीत भी की। वहीं जिलाधिकारी ने बाहर की दवाइयां न लिखने को कहा। साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए भी मौजूद कर्मचारियों को काफी फटकार भी उन्होंने लगाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया है और सभी जो भी यहाँ के जितने भी सेक्शंस हैं और डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया गया है और जो लोग उपस्थित नहीं पाए हैं उनका भी शो कॉज के लिए मैंने बोला है और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनका ऑनलाइन सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी यहाँ पे प्रभारी हैं कि तत्काल इस विषय से कार्रवाई करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना। सफाई व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी हमारे सुरक्षा के संयंत्र लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हाँ, सीसीटीवी यहाँ पर कम लगे हुए हैं तो सीसीटीवी लगने चाहिए। साथ ही ये बताया गया कि कुछ सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो भी करने को बोला गया है। दवाइयाँ भी जब यहाँ पर हैं तो जन औषधि केंद्र अभी यहाँ पर बताया गया कि वर्क नहीं कर रहा है, तो उस विषय भी निर्देशित किया गया है कि वो ऑपरेशनल हो जाए और दवाइयाँ जो लिखी जा रही हैं
वो यहीं से मिल रही हैं पेशेंट को। ये भी तो जैसे ही दीपावली नज़दीक आती है, उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। ये खतरा प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि इंसानी अंधविश्वास का परिणाम है। हर साल दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उल्लुओं की बलि देते हैं, जिससे ये संकटग्रस्त प्रजाति और मुश्किलों में घिरती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त को तेज कर दिया है, ताकि उल्लू की जिंदगी की हिफाजत की जा सके और कोई भी अंधविश्वास में पड़ा व्यक्ति या फिर कोई शिकारी वन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर उल्लू का शिकार करके तांत्रिक को उल्लू न बेच सके। इतना ही नहीं, तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने वन विभाग कर्मचारियों की छुट्टी तक कैंसिल कर दी है और दिवाली के बाद छुट्टी देने का फरमान जारी किया है। तो प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि जंगलों की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे द्वारा जंगलों में गश्त को बढ़ा दिया गया है और जो हमारे वन कर्मचारी हैं उनको छुट्टी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि हमें उल्लू की हिफाजत करनी है और लोगों के बीच जो अंधविश्वास है उसको दूर करना भी बेहद ज़रूरी है। हाँ, देखिए, ये साल में इस समय जो दिवाली के त्यौहार से पहले जंगलों में हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि कई लोगों का अंधविश्वास है कि उल्लू पकड़ करके अगर उसकी बलि दी जाए तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसी को लेके चलते हम लोग जो है विशेष तौर पर हमारी पूरी टीम सभी रेंजों के लोग विशेष सतर्कता बरतते हुए लगातार गश्त करते हैं। किसी भी अवांछित व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोका जाता है और लोगों के साथ ही साथ अवेयरनेस भी लोगों को बढ़ाते हैं कि ये सब इस तरह के अंधविश्वास है, इसके चलते आप लोग इस तरह के जीव हत्या में शामिल ना हो। और लगातार हमारी टीम प्रयास करती है। सभी हमारे जो भी फील्ड कर्मी हैं इस समय पूरा दिवाली तक हमारे फील्ड में लगातार गश्त करेंगे। उनकी सभी की छुट्टियाँ इस समय निरस्त कर दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे वन क्षेत्र में ना। उधर देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सारस मेले में गढ़वाली रामलीला ने रंग जमा दिया। कलाकारों के बेहतर अभिनय को दर्शकों ने जमकर सराहा। श्रवण लीला और वन गमन के दृश्यों से जहां माहौल भावुक हुआ, वहीं धनुष यज्ञ और संपूर्ण खा लीला के दृश्य ने खूब हंसाया। तो रामलीला श्रवण लीला शुरू हुई है, इसके बाद सीता स्वयंवर, वन गमन, भरत मिलाप, सीता की खोज और अंगद रावण संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। तो रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राम का अभिनय आयुष रावत ने निभाया, जबकि आलोक सुंदरियाल लक्ष्मण बने। उधर बीएसएनएल की मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं से सल्ट क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान हैं। सल्ट विकास खंड के झिमार, बिरल गांव, झिमार समेत अन्य गांवों के लोग नेटवर्क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण संजय सतवली ने बताया कि झिमार, बिरल गांव, मसड़ियाबाज, भीताकोट में नेटवर्क की बड़ी समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि झिमार में एकमात्र बीएसएनएल का टावर है जो हर 15 दिन में खराब हो जाता है। हफ्ता 10 दिन टावर खराब रहता है। बीते 5 से 6 दिनों बीएसएनएल के नेटवर्क समस्या बदहाल है। तो स्थानीय ग्रामीणों को नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आश्वासन देकर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। बीएसएनएल एसडीओ नव प्रभात गुप्ता का कहना है कि बीते दिनों पहले बिजली आपूर्ति बाधित के कारण 2 दिन सेवाएं ठप रही हैं, लेकिन बीएसएनएल संचार सेवाएं लगातार सुचारू चल रही हैं। हम हैं ग्राम झिमार और झिमार की मार्केट है। यहाँ पे दाएं हाथ में अपना बिरलगांव ग्राम पंचायत पड़ती है और बाएं हाथ में अपना झिमार से लेके भीताकोट, गुलार और ये सारा ग्राम पंचायत पड़ती है। यहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और टावर है यहाँ पे एक ही, वो है बीएसएनएल का, जो कि हर 15 दिन में ख़राब पड़ जाता है और हफ्ता 10 दिन ऐसे ही ख़राब पड़ा रहता है। अभी पिछले 5-6 दिनों से यही हालत है। बीच में भी इससे पहले भी यही हालत थी और लोगों को नेटवर्किंग की बहुत समस्या होती है। एक तो मोबाइल में रिचार्ज कराओ पूरा महीने का और उसको 10 दिन भी नहीं मिलता, फिर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। और नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या है कि हम ना कॉल कर पा रहे हैं और ना ही नेट तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है। तो मेरा बीएसएनएल के अधिकारियों से आग्रह है कि इस टावर को जल्द से जल्द ठीक करा जाए। तो इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। कहीं गुलदार तो कहीं भालू ग्रामीणों के जान के दुश्मन बन गए हैं। इन जानवरों के भय से गांव में दहशत फैली हुई है। जंगली जानवरों के डर से घर वाले बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। देर रात चमोली जिले के जोशीमठ स्थित रविग्राम के स्कूल परिसर के अंदर भालुओं का झुंड घुस गया। इसके अलावा जोशीमठ के डाडो क्षेत्र में भी एक साथ कई भालू दिखाई दिए। स्कूल प्रांगण में 5 से ज़्यादा भालू एक साथ घुसे थे।
इस तरह गांव में खुलेआम घूम रहे भालुओं के भय से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसी भी वक्त सड़क पर चहलकदमी करते हुए भालुओं को देखा जा सकता है। उधर हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हर की पौड़ी क्षेत्र का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे और हरिद्वार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बताया गया कि यह ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उस समय सड़कें पुल ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेजी अफसर इस ट्रैक का आने जाने में इस्तेमाल किया करते थे। सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहाँ से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहाँ डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसकी सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1 डाम कोठी से और एक लाल कोठी है झील के डैम की झील के सामने, वहां तक के लिए ये ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपनी इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। तो किस तरह आवागमन रहता था, कितना लंबा ये ट्रैक है? ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है और जैसे रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा ट्रॉली लेकर के चेकिंग करते हैं, ऐसे ही वो ट्रॉली चलती थी। अंग्रेज अफसर बेंच पे बैठ जाते थे, पीछे से 2 आदमी उसको ट्रॉली को। देखिए ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा नहर बन रही थी, कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज़ की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। उसलिए वो अपने डामकोटी ऑफिस से ले जाकर वहाँ तक ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया था, क्योंकि पहले बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। उन दिक्कतों के कारण ही सामान, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी बड़ा प्रभावमान था, कोई किसी भी प्रकार की कोई लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, हैवी मटेरियल होता था, उन सब की सुविधाओं को देखते हुए ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया गया था। और जो जब भी गंगा क्लोजर होता है तो लोगों के, क्योंकि हर वर्ष नए लोग आ जाते हैं, नए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है कि क्या यहाँ पर रेल लाइन चलती थी, क्या यहीं से यात्रा निकलती थी या यहीं से आगे की ओर, जबकि ये कुछ ही मीटर के एरिया में रेलवे। उधर अल्मोड़ा के सल्ट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में जिले भर में नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान जारी है। इस क्रम में थानाध्यक्ष भतरौंज खान सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मोहन चेक पोस्ट पर चेकिंग के अभियान चलाए और चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 5.410 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 1.35 लाख रुपए बताई जा रही है।